Hello, welcome in Rishi Solution, and we are providing the solutions of JEE Mains 27 January 2024 second shift. And in this video, I will provide the solution of the subject electrostatics. In electrostatics, uh, in this topic, the next question is given below are two statements. Statement based question है. First statement है work done by electric field on moving a positive charge on an equipotential surface is always zero. स्टेटमेंट फर्स्ट की एनालिसिस कर लेते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर ईच पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा इक्वल रहता है. जब इक्वल पोटेंशियल रहेगा और हमको ये पता है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इक्वल्स टू W equals to Q into VA minus VB means Q into delta V, the change in potential between the 2 points multiplied by charge equals to work done. अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसी के किसी भी पॉइंट के बीच में अगर हम मूवमेंट करें किसी चार्ज को तो डेल्टा वी जीरो रहेगा, तो वर्क डन विल बी जीरो. तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट असर्शन है वो करेक्ट है. अब मान लेते हैं ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो और ये है V1. इस सरफेस के सारे पॉइंट में किसी भी पॉइंट की अगर बात करें उस पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण हर पॉइंट में वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट पोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं ये है और इसमें है V2 है. तो इसमें इसके सारे पॉइंट में V1 है और इसके सारे पॉइंट में V2 पोटेंशियल है. तो अगर इस पोटेंशियल सरफेस के अलांग हम चार्ज को मूव करेंगे तो V1 सारे पॉइंट में रहेगा तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. सिमिलरली फॉर दिस सरफेस आल्सो W इक्वल्स टू जीरो. ओके. तो स्टेटमेंट असर्शन जो है ए वो राइट है. इसके बाद आते हैं ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं. अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है. यहाँ मान लेते हैं हम कि V1 इज ग्रेटर देन V2. V1 की वैल्यू V2 से हम ज़्यादा मान लेते हैं. उस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम V1 टू V2 होगी. अब डायरेक्शन की अगर बात करें हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, मान लो हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन हमारी क्या ये है, ये मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है. तो उस केस में क्या हो जाएगा? क्योंकि जब कोई चार्ज यहाँ प्लेस किया जाएगा तो वो चार्ज में फोर्स जनरेट होगा, एग्जर्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो चार्ज क्या होगा? F इक्वल्स टू Q इंटू ई. तो Q पॉजिटिव चार्ज दिया है, उसके कारण यहाँ पर फोर्स जो लगेगा वो अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में उसमें फोर्स जनरेट हो जाएगा. जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और हम मूव कराएंगे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलांग, तो क्या होगा कि इसका कोई न कोई एक कंपोनेंट इस फोर्स का इस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलांग आ जाएगा, कोई न कोई एक कंपोनेंट. क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री नहीं है तो मान लो तो F है, ये F cos थीटा है. अब cos थीटा cos 90 जीरो होता है. अगर ये 90 नहीं बन रहा है तो कोई न कोई फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पर लगेगा और हमारा जो वर्क डन होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस V1. तो इससे क्लियर होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी. अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में ये जो टेंजेंट होगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी यहाँ पर, ये कहने का मतलब है. क्योंकि ये सर्कुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सर्कुलर में क्या होता है कि जो रेडियल डायरेक्शन होती है दैट विल बी द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये रहेगी V1 से V2 की तरफ रहेगी. इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है. तो स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये रीजन भी सही है और ये रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना क्योंकि इक्विपोटेंशियल के अलांग जो चार्ज मूव करेंगे तो वर्क डन जीरो होगा, तो उसी को ये जस्टिफाई भी कर रहा है, क्लियर भी कर रहा है. तो ये देखिए W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा. और तो हमारा जो आंसर आएगा A एंड B बोथ आर करेक्ट एंड B इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वोल्ट मीटर्स है, ऑल हैविंग डिफरेंट इंटरनल
resistances are joined as shown in figure. When some potential difference is applied across A and B, their reading are V1, V2 and V3. Choose the correct option. अब यहाँ वोल्ट मीटर दिया हुआ है, ये दोनों वोल्ट मीटर क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, और ये V3 क्या इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट है. इन तीनों वोल्ट मीटर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है. ओके, तो रीडिंग जो भी देगा वो अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर देता है. तो अगर ये इसकी रीडिंग V1 है अलोंग द अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ V1 है, इसकी V2 है और इसकी A और B के बीच में V3 है. तो A जो नोड है हमारा, वो नोड यहाँ भी कॉमन नोड है और वही नोड यहाँ भी है. इस पॉइंट में नोड है और इस पॉइंट, दोनों में नोड A ही है. इसी तरह सिमिलर यहाँ पर कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम नोड है. तो A और B, अब इसका कहने का मतलब ये है कि V3 इज इन पैरेलल टू V1 एंड V2 और V1 V2 क्या है, सीरीज में है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और B इक्वल टू V3 हो जाएगा. V3 की जो रीडिंग होगी वो रीडिंग हो जाएगी A और B के बीच में, और V1 की रीडिंग होगी इस, मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A तो है ही है और ये पॉइंट मान लेते हैं हम हमारा क्या है, C है ये. ठीक है, तो V1 की रीडिंग हो जाएगी A एंड C के बीच में और V2 की रीडिंग हो जाएगी C और B के बीच में. तो टोटल अगर इसका सम कर दें हम तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 रीडिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा नोड A और B के बीच की रीडिंग, और वही रीडिंग V3 भी दे रहा है A और B के बीच की. तो यानी कि क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू V1 प्लस V2. तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड भी गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन. थर्ड इज करेक्ट, V1 प्लस V2 इक्वल टू V3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. सीरीज LCR सर्किट विथ L इक्वल टू 100 अपॉन पाई मिली हेनरी, C इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन पाई फैराड एंड R इक्वल टू 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स of 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई. द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी. पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर सिंपली है cos फाई. एक्चुअली पावर फैक्टर क्या है, अब जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे AC सर्किट में तो P इक्वल होता है VI cos फाई. तो जो टर्म है cos फाई वाला जो टर्म आता है उसी को पावर फैक्टर बोला जाता है. तो यहाँ पर ये cos फाई इक्वल टू, अब अगर हम LCR सर्किट की बात करें तो उसका फार्मूला डेरिवेशन के बाद आ जाता है cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड. अब R देखो एक्चुअली जो पावर कंज्यूम होती है वो रेजिस्टेंस में होती है, तो उसी के कारण R अपॉन जेड आ गया. जेड क्या है, ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरऑल रेजिस्टेंस. LCR सीरीज में है तो उसका जो इम्पिडेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड होता है R अपॉन मॉड जेड जो रखा गया. तो cos फाई इक्वल टू R अपॉन मॉड जेड. तो R की वैल्यू 10 ओम दिया है, अब हमको मॉड जेड निकालना है. तो मॉड जेड के लिए क्या होता है, पहले तो हम इसका जो इंडक्टिव लोड है वो क्या है, उसका जो इम्पिडेंस होगा XL इक्वल टू होता है J ओमेगा L. ओमेगा क्या हो 2 पाई F, J इंटू 2 पाई F इंटू L. J 2 पाई F. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज है, जो पावर सप्लाई हमारी इसमें लगी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है. तो 50 हर्ट्ज से यहाँ यूज कर लिया, और L की वैल्यू दिया 100 अपॉन पाई मिली हेनरी है. ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिट भी ध्यान रखना है. सिर्फ 100 अपॉन पाई रख देंगे तो गलत आंसर आ जाएगा. ये इसमें लिखा है क्या, मिली हेनरी. तो मिली के लिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा J 10 ओम आ जाएगा. इसका J का मतलब क्या, ये इमेजिनरी है, तो जब इसको प्लाट करेंगे तो पॉजिटिव Y एक्सिस की तरफ ये प्लाट हो जाएगा J 10 ओम. ठीक है, अब आते हैं इसी तरह से इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटेंस XC इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन J ओमेगा C. J रहेगा ही रहेगा, J अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस J अपॉन 2 पाई F ओमेगा की जगह और C हो जाएगा. तो J माइनस J अपॉन 2 पाई F 50 हर्ट्ज और C की वैल्यू दिया है 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन पाई फैराड. ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस J10. अब देखो यहाँ पर XL प्लस J10 दे रहा है और XC दे रहा है माइनस J10. तो दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि सीरीज में है, ये सीरीज सर्किट है, तो XC जो इम्पिडेंस होगा Z इक्वल हो जाएगा XC प्लस XL प्लस R. तो XC J10 XL J10 XC माइनस J10 दोनों सम करेंगे 0 हो जाएगा. तो ओवरऑल जो ये सर्किट बनेगा वो हमारा हो जाएगा रेजिस्टिव सर्किट. ये भी क्वेश्चन पुट कर सकता है,
कि यही क्वेश्चन हो जाए और इसमें कह देगा जो सर्किट होगा दैट विल बी रेजिस्टिव लोड का होगा, इंडक्टिव लोड का होगा कि कैपेसिटिव लोड का होगा। अगर हमारा जेड आर में आ रहा है, मतलब कोई भी जे टर्म इसमें नहीं आ रहा है, तो वो हो जाएगा रेजिस्टिव लोड, जैसे ये वाला एग्जांपल है। अगर हम इस तरह सम करते हैं और उसमें आर है नहीं, आर 0 कर दिया जाए तो, और J10 प्लस इस तरह से आ जाए, मतलब J20 अगर हो और माइनस जे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस J10 आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव J समथिंग आ रहा है तो वो हो जाएगा इंडक्टिव लोड, और अगर माइनस J समथिंग आ रहा है तो हो जाएगा वो कैपेसिटिव लोड। अगर इसमें R भी है और J भी है तब वो हो जाएगा इम्पीडेंस, जिसमें कि हम रेजिस्टिव प्लस रिएक्टेंस रहेगा दोनों। तो यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर R आ जाएगा, हमारा 10 दिया ही है, और मॉड जेड भी R ही रह जाएगा क्योंकि उसका J वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो cos फाई हमारा क्या हो जाएगा R/R1 आ जाएगा यहाँ पर। तो cos फाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ जो आंसर होगा द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द पॉइंट 104 and B2 -15 मीटर लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिया है एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस 0.20 I कैप V वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, ये न्यूटन मीटर में है और जो पॉइंट की लोकेशन है वो मीटर में है। बस ये ध्यान देना है, यहाँ पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है। तो टार्क, जो टार्क का इक्वेशन होता है टाउ इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। P क्या है डाइपोल मोमेंट है, वो क्या होता है Q इंटू L। L क्या है दोनों के बीच की डिस्टेंस का वेक्टर हो जाएगा। तो ये Q इंटू AB, एक पॉइंट A में है दूसरा पॉइंट B, और हमेशा जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस चार्ज माइनस Q टू प्लस Q। अब यहाँ पर जो माइनस Q चार्ज है वो लोकेट कर रहा है A पॉइंट पर, इसलिए वेक्टर P की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम A टू B लिखा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा Q इंटू वेक्टर AB, न कि वेक्टर BA, क्योंकि माइनस Q A पर है और प्लस Q B पर है। तो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वो हो जाएगी फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, यानी कि A से B की तरफ। इसलिए हो जाएगा वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू AB। अब यहाँ AB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वेक्टर AB क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि OB माइनस OA इक्वल टू वेक्टर AB हो जाएगा। मतलब हेड माइनस टेल, जो वेक्टर होगा A से B की तरफ है तो इस वेक्टर का हेड किधर होगा B पर होगा और टेल कहाँ होगा A पर होगा। तो फार्मूला होता है कि कोई भी वेक्टर हो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, तो ये हो जाएगा वेक्टर OB माइनस O वेक्टर OA। तो ये हो जाएगा AB, हम देखो OB माइनस OA की दिया। तो पोजीशन वेक्टर क्या 2 - 1 5 B का है और इसका 104, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। अब इसके बाद हम टार्क फाइंड करेंगे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P की जगह पर हम Q और वेक्टर AB पुट करेंगे, तो ये हमारा टार्क हो जाएगा Q वेक्टर AB क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E। वेक्टर E दिया है 0.20 I कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे हम 10⁻² मीटर में। तो ये 10⁻² पर आएगा, क्या हो जाएगा ये एक्चुअली हो जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो कैलकुलेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू रखेंगे 4 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा वेक्टर AB मीटर में है, और ये हो जाएगा 0.20 वोल्ट पर 10⁻² मीटर। तो ये हो जाएगा 20 10⁻² जो ऊपर आएगा 20 इंटू 4 80 हो गया, और माइक्रो का हो जाएगा 10⁻⁻6, और बचेगा क्या I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I का क्रॉस प्रोडक्ट I से करेंगे तो 0 आएगा, I वो मतलब दोनों बीच का एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 0, और J कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I कैप I J K। तो I और J का क्रॉस प्रोडक्ट होता है K, लेकिन यहाँ पे J पहले है I बाद में, तो हो जाएगा माइनस K, और माइनस पहले से लगाते हो जाएगा प्लस K। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ K I J K I, ये साइक्लिक ऑर्डर में है,
तो आई जे का के आएगा, के आई का जे आएगा, इस तरह से। तो के आई का हमारा आ जाएगा जे। तो आंसर आ जाएगा हमारा टार्क का 8। अब यहाँ पर क्योंकि ये 80 लिखा हुआ, हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 8 अंडर ऑफ अल्फा इंटू 10⁻⁻5 में दिया हुआ है। तो -5 है, तो इसको भी हमको -5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻�6 इक्वल टू 10⁻1 इंटू 10⁻5, और 10⁻1 इंटू 80 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा कन्वर्ट होगा 8 इंटू 10⁻5 इंटू के प्लस जे का। अब के प्लस जे कैप को अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन मतलब √2 आएगा कुल मिलाकर। इसका जो इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर के प्लस जे का आ जाएगा √2। तो 8√2 आएगा। एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड आएगा 8√2 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ 8 पहले से दिया है तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। अल्फा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z इक्वल टू 50 ऑफ रेडियस 9 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यूनिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा हम यूनिट पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 9 इंटू 10⁻13 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब मान लेते हैं कि ये कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में अगर Z इक्वल 50 दिया हुआ है तो देयर विल बी 50 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और 50 प्रोटॉन्स है, और हर प्रोटॉन में चार्ज होता है प्लस ई का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्लस ZE। तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अब हमको रेडियस R दिया हुआ है यहाँ पर, तो R रेडियस पर हमको फाइंड करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। V0 हो गया हमारा, यहाँ फाइंड करना है। अब V0 का जो फार्मूला होता है V0 इक्वल टू 1/4πε Q अपॉन R। अब Q क्या है हमारा, जो इनसाइड जो चार्ज है हमारा क्या है प्लस ZE, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ZE अपॉन R दिया ही है। अब हमको वैल्यू पुट करनी है। 1/4πε की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर, सॉरी जो 1/4πε की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। V0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Z हो गया 50, E की वैल्यू है 1.6 10⁻19 कूलम, और R यहाँ पर देखो मीटर रखा गया है, -13 नहीं है, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा 80 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर पर कूलम हो जाएगा। अब ये जो हमारा 10⁻6 दिया है, जो क्वेश्चन दे रहा है यहाँ ध्यान देने वाली बात है 10⁻6 है, तो कन्वर्ट करेंगे हम। जब 10⁻6 करेंगे यहाँ पर तो 10⁻6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻−1 इंटू 10⁻6, तभी तो 5 आएगा। तो ये जब -1 करेंगे तो 80 कन्वर्ट हो जाएगा 8.0 में। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8.0। ओके, इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे की एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम और भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें।